ओके, मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगी, ठीक है, सो दैट कि जो बच्चे जानबूझ के ये कहते हैं ना, हाँ जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे खुद को पता है क्योंकि मैं भी एज ए कभी कभी जैसे कि पीएचडी के लिए मैं भी क्लासेस अटेंड करती हूँ, तो वो क्लासेस भी रिकॉर्डेड वर्जन में मैं फिर से रिकॉल करना पड़ता है मुझे, क्योंकि फैकल्टी तो पढ़ा देती है बट एट दैट टाइम वो क्लिक नहीं होता। वो मेरा मोटिव था कि यस ऐसा ही मैं सेम अपने बच्चों के लिए करूँ कि मेरा एक बार क्लास होने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको देख के उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल रहे, बट ये कुछ अलग ही ट्रैक में जा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है अनुज, यस यस, आई विल थिंक अबाउट दैट, पूनम विल टेल यू। So तिलक यू आर रेगुलर स्टूडेंट ना तिलक, आपको तो वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो रेगुलर नहीं है जो इसका गलत फायदा ले रहे, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं अगर मेरे दो तीन लेक्चर्स में अगर मुझे आपकी अटेंडेंस ठीक लगी तो देन विल डिसाइड, ठीक है। मेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन हर बार रहेंगे, और नेक्स्ट संडे को आपकी टेस्ट रहेगी, एंड तो वो टेस्ट एमसीक्यू रहेगी और नीट पॉइंट ऑफ रहेगी, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं बेस्ट ऑफ पेपर बनाऊं जिसमें कि थोड़ी लेवल पेपर की हायर है, ठीक है, सो दैट कि हमने जितना डिटेलिंग इतना अच्छे से पढ़ा है तो वो सब कुछ वहाँ पे अप्लाई हो सके, ना कि वो पेपर काफी सिंपल रहे, ठीक है। और वो कब तक सिलेबस क्या रहेगा उसका, अप टू नेक्स्ट सैटरडे तक जितना भी रहेगा उतना उस सिलेबस में आएगा, एग्जाम में आएगा। एंड सेकेंडली अगर संडे का क्लास एग्जाम डिफरेंट होगी और क्लास मेरा अलग से होगा क्योंकि मुझे सैटरडे संडे ही मिलता है। नेगेटिव मार्किंग विल मे बी जो गूगल फॉर्म पे जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं है फिलहाल, तो मैं वो नहीं रखूंगी, पर बाकी पेपर में थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ठीक है। इस बार नहीं पाए, और वो भी अगर संडे को क्लास होता है तो संडे का भी कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा, मीन्स लास्ट तक जितना भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप तो क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको तो वो क्वेश्चन का आंसर वैसे भी आना चाहिए, अल्दो आप एक दिन उस दिन भी पढ़ाया हुआ हो तो भी क्वेश्चंस कितने हैं, देन विल वो आप जैसे कि आपने बाकी एमसीक्यू के एग्जाम्स दिए हैं, मैं सोच रही थी 1 आवर का पेपर कंडक्ट करने के लिए, बट वो सब मुझे पूछना पड़ेगा कि आपका मोबाइल डाटा एंड ऑल दिस की सब कुछ उसका मैनेज ऑफ होना चाहिए, वो मैंने अब तक सोचा नहीं कितने क्वेश्चन, सिर्फ टारगेट है कि ये मेन चैप्टर हमारा एंड पे ही है, तो सबसे सब मेन टॉपिक क्लियर हो कंप्लीट हो गए, छोटे छोटे टॉपिक बचे लाइक वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, तो ये टॉपिक्स तो कभी भी क्लियर हो जाएंगे। वेबसाइट्स पे पेपर होंगे, यस होंगे, हाँ पूनम होंगे नीट के ना ठीक है, हो गया, चलो चलो, हाँ आज स्टार्ट करते हैं हम। Today's attendance is what 44 including me, means 43 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, 55 के करीब आप स्टूडेंट हो, ठीक है, 10 स्टूडेंट मैथ्स के होंगे, ठीक है, फिर भी आज की अटेंडेंस ठीक है, फाइन। अब फटाफट आज टारगेट करते हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि आज हमें काफी दूर तक जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। अब in last class we have discussed about what we have discussed about न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मींस हमने लास्ट क्लास में बेसिकली लास्ट क्लास में बेसिकली हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कैरियोथिका, राइट। उनकी डिस्कवरीज किसने की वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियर कोर को भी देखा था, और फिर हमारा क्लास बंद हो गया था, मे बी आपको जाना था, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सब कुछ है, ये मेरा कल का टारगेट था यहाँ तक, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और आज का टारगेट मेरा ये था, तो लेट्स सी कि हम फटाफट कैसे कंपनसेट करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। अब न्यूक्लियर कोर का मैंने आपको बताया था कि बेसिकली न्यूक्लियर कोर इज व्हाट, इट जस्ट अ कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बना है, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना है, वो कॉम्प्लेक्स को ही हम पोरीन्स भी कहते हैं, वो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोपोरीन भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली पोरीन, एक्वापोरीन, ये नाम आपने सुने होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पोरीन मींस सच काइंड ऑफ व्हाट, चैनल इज देयर, ऐसा कोई चैनल कि जिससे कोई चीजें इन एंड आउट हो सके, एग्जिट और एंट्री हो सके, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टिवनेस, किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है उस बेसिस पे। तो जो न्यूक्लियर कोर होते हैं वो मेजरली आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन को, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन को, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन को, देखो ये है
दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ऐसा होता है। इस टाइप की एन्यूलिन रिंग होती है। व्हाट, क्या? एन्यूलिन रिंग। और हर रिंग के 8 सब यूनिट होते हैं। जस्ट एक आपके लिए एक आइडिया, इतना डिटेलिंग आपको याद नहीं भी रहा तो भी चलेगा, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि इट्स ए कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, एंड दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोरिन। ठीक है। और ये न्यूक्लियोपोरिन क्या करते हैं बेसिकली, ये स्ट्रक्चर जो बताया ना उन्होंने, इसका बताया, ये जो है ना साइड में इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो इसको इन्होंने बड़ा करके यहाँ पे बता दिया। ठीक है। तो यहाँ से क्या एग्जिट होते हैं बेसिकली, आरएनए बाहर आ सकता है, प्रोटीन बाहर आ सकता है, राइबोसोम कम्स आउट। ठीक है। और अदरवाइज किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो दैट कम इनसाइड आल्सो रिवर्स वे में भी। ठीक है। दिस इज, देयर आर 1000s to 4000 क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं, किस पे, आपके न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक ठीक। चलो अब आज देखते हैं हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स को। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, पहले जब हम कभी किसी चीज को अगर हम माइंड में लेते हैं कि जस्ट, हाँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट न्यूक्लियर मैट्रिक्स, तो बेसिकली माइंड में पहले तो एक पिक्चर आना चाहिए कि बेसिकली न्यूक्लियर मैट्रिक्स है क्या, व्हाट एग्जैक्टली न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज जस्ट दिस फाइबर लाइक नेटवर्क, ओवरलैपिंग नेटवर्क, देखो क्रिस क्रॉस नेटवर्क, इसको कह रहे हैं हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ऐसे समझ लो एक जाली है, लाइक एक नेट, इट्स काइंड ऑफ नेट, एक इसको कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसी का ही दूसरा नाम है न्यूक्लियर लैमेला। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर लैमेला। इसको लैमेला को या मैट्रिक्स को। एक एंकर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। एंकर्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मींस व्हाट, कि जो किसी चीज को होल्ड करने के लिए हेल्प में आ रहा है, जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व है, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर लैमेला और न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है। ये न्यूक्लियर लैमेला थ्योरी में इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर थ्योरी देखो, और इससे एंकर्ड आपके क्रोमोसोम भी हो रहे हैं। देखो दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम, मींस क्रोमोसोम भी उस पे आके एंकर्ड हो रहे हैं, मींस स्टिक हो रहे, चिपक रहे, एक उनको क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है, वी कैन से। और ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, दिस स्ट्रक्चर इज प्रॉपर्ली मेंटेन, दैट स्ट्रक्चर गिव्स देयर शेप because of nuclear matrix. We call them as nuclear lamella. Why we call it as a nuclear lamella? Because it consists of a protein. Because ये जो फाइबर्स बने, फाइबर्स भी तो किसी प्रोटीन से बने होंगे ना। This is nothing but what? This is nothing but a cytoskeletal. मैंने कहा था हमारा एक स्केलेटल होता है जो हमारी बॉडी को एंकर, हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है। वैसे सेल के अंदर कोई फ्रेमवर्क, सेल का सेल का शेप कोई मेंटेन कर रहा है, तो उसको कहते हैं सेल मींस साइटो, सेल का स्केलेटल, साइटोस्केलेटल। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोस्केलेटल है, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें उसमें भी साइटोस्केलेटल है, याद रखना। इसीलिए तो प्रॉपर एक शेप मेंटेन होता है। अब this is called as matrix, or we call it as a nuclear lamella. Why? Because this is cytoskeletal substance जो किससे बना है, this is made up of fibers, these are made up of fibers. एक फाइबर्स होते हैं ऐसे, फाइबर्स होते हैं, दैट फाइबर्स किससे बने हैं, ये किसी प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन का नाम क्या है, लैमीन। क्या नाम है, लैमीन। जिसके वजह से इसको क्या बोला है हमने, लैमिना। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट। देखो ये डायग्राम को तो आपने इसमें मैट्रिक्स को देख ही लिया, पर देखो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर जो मैंने अर्लियर अभी बताया, उसके देखो न्यूक्लियर पोर भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बताया उन्होंने कि दिस इज जस्ट ए चैनल जिसमें से बाहर आ रहे हैं कुछ भी चीजें या अंदर आ सकती है, दोनों डायरेक्शन। ठीक है। अब ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन किसकी, न्यूक्लियस की। किसी को ये तो नहीं लग रहा ना ये आउटर मेम्ब्रेन है, नहीं, दिस इज नॉट आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दिस इज अ पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब ये आउटर मेम्ब्रेन से लिंक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, इट इज जस्ट इन अ कंटिन्यूएशन विद द न्यूक्लियस। कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज समवॉट डिफरेंट ऑर्गेनेली, जो कि एकदम से न्यूक्लियस से कंटिन्यूटी में फॉर्म हो जाती है। जहां पे न्यूक्लियस खत्म नहीं हुआ वहां से वो स्टार्ट हो।
ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता क्या है, फटाफट उसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज जस्ट अ नेटवर्क यस ऑफ फाइन क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फिब्रिल्स फाइबर्स को फिब्रिल्स कह रहे हैं, which are joined to the nuclear envelope by their end, which are joined to the nuclear, देखो the diagram itself explanatory, which are joined to the nuclear envelope at one end, एक end से वो क्या है nuclear envelope से joined है, ठीक। it forms a sort of nuclear skeletal, मैंने पहले ही बताया एक nuclear skeletal है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक शेप को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन कॉल्ड लैमिन्स, जाने दो इस वर्ड को, नो नीड फॉर यू। जो फिलामेंट प्रोटीन जो कि फाइबर्स बना रहे हैं उसको फिलामेंट्स को या फाइबर्स को थ्रेड, ठीक है, क्रिस क्रॉस काइंड ऑफ, वो जो फिलामेंट्स जो बने वो किससे बने, पर्टिकुलर प्रोटीन से बने, और प्रोटीन का नाम क्या है, लैमिन। और वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है इस टाइप, बिकॉज ऑफ विच हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना। And on the inner aspects of inner nuclear membrane, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल लिखा है, सिर्फ यहाँ तक भी लिखोगे, that is inner, and gives the structural support to the न्यूक्लियस। और ये जो लैमिना होता है, ये जो नेटवर्क होता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है किसको, न्यूक्लियस को। यस ऑब्वियसली अगर स्केलेटल है तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देगा, हमारे जो बोन्स होते हैं, जो हमारा स्केलेटल होता है वो हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ना। पर्टिकुलर फीमर इतना लंबा है इसीलिए तो थाई ऐसे लंबी है, ये तो कुछ आड़ी टेढ़ी नहीं हो जाती, तो एक शेप दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। फंक्शंस देखो, फंक्शन से तो ऐसे ही पता चल जाएगा, शेप प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को। क्रोमेटिन फाइबर मैंने पहले ही बताया आपको कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो एंकर्ड होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स से, और उससे अटैच होने की वजह से वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाते, नहीं तो वो एक दूसरे में ऐसे वो प्रॉपर्ली अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको एक एंकरिंग चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वो सपोर्ट वो कौन देता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स देता है, जिसको ही हम न्यूक्लियर लैमिला भी कह सकते हैं। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट, दिस मच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज फार एज योर स्टेट बोर्ड आर कंसर्न। द मशीनरी फॉर द वेरियस nuclear activities such as replication, transcription is associated with the matrix, means मुझे ये कहना है कि ये जो whatever, आपको तो पता है कि डीएनए की कॉपी जो बनती है उसमें प्रोसेस कौन सी होती है, रेप्लिकेशन, जिसमें क्या बन जाती है, डीएनए की कॉपी, कॉपी ऑफ डीएनए। अब जब डीएनए की कॉपी बन जाती है तो उससे अगर आरएनए बनाना है तो सॉरी एमआरएनए, एक मिनट, एमआरएनए, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये अभी नहीं पढ़ना है हमें, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कंसेप्ट है ये। इसके बाद फाइनली क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई या रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गई, इन दोनों प्रोसेस में लैमिनास, जो न्यूक्लियर लैमिनास है, वो हेल्प करता है समहाउ किसको, न्यूक्लियस को परफॉर्म करने के लिए। कैसे, जो भी रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए से नई डीएनए की कॉपी बन रही है, तो डीएनए को कोई होल्ड कौन करेगा, ये लैमिन ही तो करेंगे होल्ड। एमआरएनए को भी पर्टिकुलर पोजीशन पे मेंटेन कौन करेगा, लैमिन ही तो करेंगे। कोई एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोवाइड करना होता है, तो वो लैमिन्स के फॉर्म में कभी कभी प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी अगर एक जगह पे है तो वो एंकर्ड हो रहे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट लैमिन। मुझे क्या कहना है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी ये जो मशीनरी है, जो कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो हो रही है, कौन सी, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, वो भी किससे एसोसिएट हो रही है, मैट्रिक्स से। मींस रेप्लिकेशन करने के लिए या ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, देयर आर सो मेनी, वी कैन से एंजाइमेटिक मशीनरीज आर देयर। वो एंजाइमेटिक मशीनरी कहाँ पे रहेगी, न्यूक्लियस में रहेगी। तो न्यूक्लियस में किसका फ्रेमवर्क है,
न्यूक्लियर लैमिन्स का फ्रेमवर्क है, तो न्यूक्लियर लैमिन उसको होल्ड करके रखेगी, एक होल्ड करके रखेगी कि समहाउ आगे रेप्लिकेशन करना हो तो ये हेल्प में आएगा, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो ये हेल्प में आएगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना, स्पेसिफिक बात करें तो डीएनए से एमआरएनए बनना। एमआरएनए आरएनए मैम क्या डिफरेंस है, दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल राइट नाउ, क्योंकि उसकी जरूरत अभी नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही करना है, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझा न्यूक्लियर मैट्रिक्स के रोल क्या है, शेप को मेंटेन करना, क्रोमैटिन को एंकर्ड करना। सेकेंडली डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है या डीएनए से कोई आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है अदरवाइज, उस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये प्रोसेसेस कैसी है, इस प्रोसेस में बहुत सारी एंजाइमेटिक मशीनरीज लगती है, तो वो एंजाइमेटिक मशीनरीज भी किस में रहेगी, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में प्रॉपरली होल्ड रहेगी, एंकर्ड रहेगी। ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल डायग्राम एंड दिस इज अ वंडरफुल वी कैन से एक्सप्लेनेशन। इतना ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, इससे ऊपर जाना ही नहीं, नीट के लिए भी नहीं जाना। ठीक है, इतना नीट के लिए काफी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि कोई लिक्विड की बात, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज नॉट अ लिक्विड हियर, इट्स अ नेटवर्क। हियर न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ लिक्विड, न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ लिक्विड। ऐसा कोई नेटवर्क होगा, कोई नेटवर्क होगा, वो ऐसे पूरा गोल है आपका न्यूक्लियस, उसके ऊपर ऐसे जाली सी फैला दी है, ऐसे समझो। और इन दिस वे उसके अंदर कोई क्या होगा, कोई लिक्विड पोर्शन होगा जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज न्यूक्लियर सैक। थर्ड नेम ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म इज कैरियोप्लाज्म। यू नो दैट कैरियो इज वर्ड डील विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए हम कैरियो वर्ड यूज करते हैं और सेल के लिए हम साइटो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म एक टाइप का लिक्विड है, एक टाइप का फ्लूइड है, नॉन स्टेनिंग है। याद रखना, जो भी फ्लूइड होते हैं ना, वो फ्लूइड में कोई सॉलिड सब्सटेंसेस नहीं होते, सॉलिड सब्सटेंसेस नहीं होते। मैम न्यूक्लियोलस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। सिद्धेश, वी विल सी न्यूक्लियोलस राइट नाउ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस हम कह सकते हैं। न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल एंड इनसाइड न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हम देखेंगे सिद्धेश, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अब मुझे ये कहना है कि कोई लिक्विड पोर्शन है तो वो लिक्विड पोर्शन इतना अच्छे से स्टेन नहीं होता, कोई भी अगर हम स्टेनिंग यूज करते हैं तो स्टेन्स को यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस रहे तो वो बहुत अच्छे से स्टेन होता है। मीन्स अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो वो बहुत अच्छे से, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं लाइक दिस, तो ये बहुत अच्छे से स्टेन होगा, क्योंकि ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, कोई लिक्विड फॉर्म है क्या, नहीं। बट जो लिक्विड फॉर्म होता है जैसे कि हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये नॉन स्टेनिंग रहेगा, बिकॉज स्टेन इसमें वी कैन से सोल्यूबलाइज हो जाएगी, तो वो इतने ज्यादा अच्छे से क्या नहीं देगी, उसका अपना कलर इम्पार्ट नहीं करेगी। इसलिए याद रखना, लिक्विड पोर्शन भी इतना अच्छे से कलर मिलता नहीं है। इसीलिए तो रॉबर्ट हुक ने भी जब कभी ऑब्जर्व किया था, या एंटोन वैन ल्यूवेनहॉफ ने भी ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने सेल वॉल ऑब्जर्व किए थे, कंपार्टमेंट ऑब्जर्व किए थे, राइट। एंटोन वैन ने बीच में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि न्यूक्लियस क्या था, बहुत ज्यादा डेंस था, तो इसको अच्छे से स्टेनिंग हो गई। बट इसके अंदर अगर किसी को स्टेन करना है तो आप क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हो, बट न्यूक्लियोप्लाज्म को स्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिक्विड है, तो वो इतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं होता स्टेनिंग में। ठीक है, अब ये फ्लूइड ये हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली क्या होता है, एक लिक्विड है, लिक्विड में क्या भरा होगा, लिक्विड में क्या भरा है, साइटोप्लाज्म में क्या भरा था, जो भी सेल को रिक्वायर्ड, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी आयंस चाहिए, जो भी एंजाइम्स चाहिए, सब कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म में सोल्यूबलाइज फॉर्म में रहेंगे। वैसे ही साइटोप्लाज्म में भी वो सोल्यूबलाइज फॉर्म में थे। मींस समझो एक न्यूट्रिएंट की वी कैन से एक न्यूट्रिएंट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव टाइप ऑफ फ्लूइड, एक न्यूट्रिटिव टाइप ऑफ फ्लूइड जिसकी रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस को है। क्यों है रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सिंथेसाइज्ड हो रहा है, डीएनए है और वो डीएनए आगे रेप्लिकेट हो रहा है, ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर कोई प्रोसेस में जब डीएनए बनेगा तो उसको इन सब चीजों की जरूरत रहेगी।
मैं सिर्फ अब इतना बता रही हूँ कि उसको रॉ मटेरियल किसकी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। इसको आप होल्ड पे रखो, मैं आज ही इसको डील करने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी तो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स रिक्वायर्ड, नाम लूं तो आप थक जाओगे। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, हेलिकेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज डीएनए, गायरेज, एसएसबीज, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड। तो ये एंजाइम के एकदम से प्रकट हो जाएंगे क्या, नहीं। तो ये सब कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म में सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में है। जब रिक्वायरमेंट रहेगी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए है और वो चाह रहा है कि मैं आगे जाके डिवाइड हूँ, तो डिवाइड होने के पहले वो क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, राइट। 2 कॉपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा ना, तो वो रेप्लिकेट करेगा तो इट रिक्वायर्ड एंजाइम्स। तो कहाँ से लेगा, वो जो लिक्विड जो फैला हुआ है उसके सराउंडिंग में, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, इन दैट न्यूक्लियोप्लाज्म इटसेल्फ ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट। along with that डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में या डीएनए से जो आरएनए बनता है आगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो इन प्रोसेस में देखो बच्चों, इसको सिर्फ नाम याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन, सिर्फ नाम याद रखना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, डीएनए की कॉपी बनना मीन्स रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके आगे नहीं जाना फिलहाल। अब ठीक है, अब तो इन सब प्रोसेस में कहीं ना कहीं एंजाइम्स भी लगते हैं, कहीं ना कहीं आयंस भी लगते हैं, Mg2+, ऐसे बहुत सारे आयंस बीच में लगते हैं, देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट आयंस। तो ये आयंस कहाँ से आएंगे, उस लिक्विड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस लिक्विड से क्या करेगा, डीएनए अपने प्रोसेस के लिए लेगा। दिस इज स्टोर हाउस वी कैन से, दिस इज स्टोर हाउस वी कैन से। अब आप बात करोगे मैम न्यूक्लियोटाइड क्या है, आपको पता है डीएनए जो इतना बड़ा बना है ये पॉलीमर है। क्या है ये, पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना है। एक न्यूक्लियोटाइड आया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन हुए, छोटे छोटे मोनोमर जब ज्वाइन हुए तो बना ये पॉलीमर, जिसको हम फाइनली कहते हैं डीएनए। आपको याद आ रहा है, हमने प्रोटीन में भी ऐसी बात की थी, अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स आते हैं और बहुत बड़ी सी चेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। याद आ रहा है कुछ, वैसे ही डीएनए का छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, एक चेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डीएनए। तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स तो ऑलरेडी चाहिए ना, क्योंकि चेन तो बनानी है, तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल किस में रहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में रहेंगे। मींस आप समझ सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड काइंड ऑफ एंटिटी है, नॉन स्टेनिंग पोर्शन है, क्लियर है, और उसमें क्या है, एंजाइम्स भरे हुए हैं, आयंस भरे हुए हैं और न्यूक्लियोटाइड्स भरे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है रेप्लिकेशन की या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ऑलरेडी न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसॉल्व फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सिद्धेश पूछ रहा था न्यूक्लियोलस क्या है, मैं उस पे आ रही हूँ। न्यूक्लियो मेटल आयंस, पूनम मेटल आयंस मैंने बताया ना, Mg2+, ये 2 है मेरा, फास्टली बताया, Mg2+, Mn2+, ये क्या है, ये आयंस है। ये आयंस भी आपको पता ना हो कि कोई कोई एंजाइम्स को पता है ना, कोई कोई एंजाइम्स को थोड़े आयंस चाहिए होते हैं, जैसे ही उनको थोड़े आयंस मिलते हैं ना, वो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब वो एंजाइम्स एक्टिव ही नहीं होंगे तो डीएनए को रेप्लिकेट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो उनको एक्टिव करने के लिए कोई उनको कोफैक्टर देने चाहिए, कोई उनको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ मेटल आयंस, दैट इज अ मेटल आयंस। सिंपल, हर बार क्या, हर मैग्नीशियम आयंस और Mn2+ आयन काफी ज्यादा दिखते हैं, यही होते हैं मैक्सिमली किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में। यस पूनम, एक कोफैक्टर है, एक कोफैक्टर है जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, ऐसे एंजाइम्स जो कि आगे डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा खराब सा हो गया, स्पीड थोड़ी फास्ट जा रही होगी, चल जाएगा आई गेस। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड है, अब देखो यहाँ पे अच्छा सा डायग्राम रखा है क्या मैंने यहाँ पे, हाँ देखो, ये पूरा जो लिक्विड देखो, अब मैं इस पे आपको, अब मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ आपके न्यूक्लियर मैट्रिक्स को, न्यूक्लियर पोर को भी नहीं देख रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे लिक्विड है, ये बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड है, और इस लिक्विड में आपको दिख रहे होंगे ये आपके क्या है, दीज आर योर क्रोमैटिन। देखो वो जो मेशवर्क था न्यूक्लियर लैमिला का, वो मेशवर्क यहाँ पे था, देखो
ऐसे ऊपर ऊपर था, देखो इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं इसकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। छोटी छोटी बातें कंफ्यूज करती रहती जिंदगी भर। देखो these are chromatin, these are chromatin. What is chromatin that we will see, don't worry about that. हो गए 10 मिनट, वैसे लगता है मैंने 5 मिनट पहले क्लास शुरू की, पता नहीं। अब न्यूक्लियोलस, दिस इज अ न्यूक्लियोलस। अब सिद्धेश क्या कह रहा था, मैम न्यूक्लियोलस इज अ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। यस, सेल के अंदर सेल का सेंटर है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का सेंटर है न्यूक्लियोलस। सिंपल सिद्धेश, न्यूक्लियस का सेंटर है न्यूक्लियोलस, वो भी देखेंगे बेसिकली वो क्या है, ठीक है। अब फटाफट 10 मिनट के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश। सबसे पहले उठाते हैं न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पोर्शन पता चल गया। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्रोमैटिन देखना है। अब देखो न्यूक्लियोलस, एक लिटिल न्यूक्लियस कहते हैं उसको, लिटिल न्यूक्लियस। क्यों ऐसा कहते हैं, क्या क्या है बेसिकली न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस को अगर किसी को डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियस इज सच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली इनसाइड विच जेनेटिक मटेरियल इज देयर, मींस वी कैन से डीएनए इज देयर, है ना, जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ट्रैवल होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर खुद का क्रोमैटिन तो घूम रहा है, खुद का क्रोमैटिन तो घूम रहा है, क्रोमैटिन मींस क्रोमोसोम, जो आगे जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। बट उसके साथ एक बीच में ना एक बॉल बना दिया, डेंस बॉल, डेंस बॉल। और ये डेंस बॉल भी ना, इसमें भी ना डीएनए है, इट आल्सो हैव अ डीएनए, बट ये डीएनए ना स्पेशल डीएनए। कौन से स्पेशल डीएनए, सिर्फ ऐसे कोई डीएनए, ऐसा कोई डीएनए कि जिसके ऊपर ऐसे कोई पर्टिकुलर जीन है, ऐसे कोई पर्टिकुलर जीन है कि जो आगे जाके सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम बनाने के प्रोटीन्स बनाएंगे, जो कि आगे जाके क्या बनाएंगे, ऐसे कोई प्रोटीन बनाएंगे कि जो राइबोसोम को बना सकते हैं। राइबोसोम, यू नो ना व्हाट इज राइबोसोम, ऐसे कोई राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। But ribosome itself is what? Ribosome itself is what? Itself is a complex. Complex of what? प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कोई प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स कि जो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ऐसा कोई प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। खुद भी प्रोटीन है और बना भी किसी प्रोटीन को रहा है, ठीक है। अब वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, मीन्स व्हाट डज इट मीन कि ये प्रोटीन से बना है, यस, पर प्रोटीन के साथ थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है, आरएनए भी है। मीन्स राइबोसोम is made up of प्रोटीन एंड आरएनए। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन फॉर्म है, वो प्रोटीन फॉर्म बनाने के लिए डीएनए को आगे आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा और आरएनए आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। और मैं कहूंगी कि ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन राइबोसोम फॉर्म करने के लिए हेल्प में आएगा। राइबोसोम फॉर्म, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, किसी को ये तो नहीं लग रहा है मैम राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड आप कह रहे हो कि राइबोसोम को बनाने के लिए भी प्रोटीन बन रहा है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि राइबोसोम बेसिकली कॉम्प्लेक्स है जो कि दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड आरएनए। जो प्रोटीन पोर्शन है ये कहाँ कैसे बनता है, इसके लिए अलग से न्यूक्लियोलस में डीएनए है और डीएनए स्पेसिफिक है। डीएनए के ऊपर ऐसे कोई स्पेसिफिक जीन है कि जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे आरएनए बनाएंगे, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कि जो आरएनए आगे जाके ऐसे कोई प्रोटीन बनाएंगे कि ये प्रोटीन राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। फाइनली जब राइबोसोम बन जाएगा तब वो न्यूक्लियस के बाहर जाएगा और वो कहेगा कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, मैं आगे प्रोटीन को क्या कर सकता हूँ, मैं सिंथेसाइज करने में हेल्प कर सकता हूँ। किसको, जो हमारा मेन क्रोमोसोम है ना, मेन क्रोमोसोम, ये मेन क्रोमोसोम इज अ डीएनए ना, ये डीएनए भी तो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए में, आरएनए, पहले तो आरएनए लिखते हैं, आरएनए में, और वो आगे जाके किसमें बनेगा, प्रोटीन में। अब ये जब प्रोटीन बनना है ना, तो इसको हेल्प चाहिए, किसकी हेल्प चाहिए, राइबोसोम की। और राइबोसोम कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, उस राइबोसोम की हेल्प से जो क्रोमैटिन है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में घूम रहे क्रोमैटिन, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, वो एक्सप्रेस होते हैं, क्रोमैटिन के ऊपर जो जीन है वो एक्सप्रेस होता है और वो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम की हेल्प से। कंफ्यूजन, आई गेस कंफ्यूजन। हाँ बच्चों, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। कंफ्यूजन है? एक बार इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रिपीट। तिलक से रिपीट तो सबको कंफ्यूजन होगा। फिर एक बार मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तिलक 4 मिनट है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रिपीट करके क्रोमैटिन पे चलती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज बेसिकली व्हाट, राइबोसोम बायोसिंथेसिस की साइट है। मैं प्रोटीन सिंथेसिस की साइट नहीं कह रही हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम इज अ प्रोटीन इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस ऐसी साइट है जहाँ पे राइबोसोम बनता है। राइबोसोम साइट, न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर राइबोसोम बायोजेनेसिस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में इतने जो क्रोमैटिन है, आपका जो मेन क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में घूम रहा है, मैं न्यूक्लियोलस के अंदर के क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर की क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं इनके ऊपर प्रॉपर जीन है। कौन से जीन है? समझ लो आई कलर का जीन है। ये आगे जाके एक्सप्रेस होगा, मीन्स ये आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन में कन्वर्ट कब होगा? जब इस आरएनए के ऊपर राइबोसोम आके बाइंड होंगे। तो ये राइबोसोम उस आरएनए को, जो डीएनए से आगे आरएनए बना, उस आरएनए को राइबोसोम हेल्प कर रहा है प्रोटीन बनाने में। मीन्स हम कहते हैं कि राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। बट ये राइबोसोम एकदम से प्रकट तो होगा नहीं ना, राइबोसोम तो एकदम से प्रकट नहीं होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं बनेगा ना। तो वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है न्यूक्लियोलस में। समझ रहे हो? मैं समझ रहे हो अभी? वो कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस में। वो बन रहा है न्यूक्लियोलस में। उसके राइबोसोम बनाने के लिए जो डीएनए है, सिर्फ ऐसे कोई जीन की जो सिर्फ राइबोसोम को ही बना सकते हैं, ऐसे ही सिर्फ जीन है किसमें? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियोलस की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, पता नहीं क्या हो गया, ये भी इधर उधर हो रहा है। हाँ बच्चों, अब चलो। It's mean that nucleolus made ribosome and ribosome perform further protein synthesis of chromatin. इस क्रोमैटिन के प्रोटीन को, ये क्रोमैटिन मीन्स डीएनए, ये डीएनए भी तो आगे प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट मीन्स एक्सप्रेस होगा। डीएनए के ऊपर जो जीन है जो आगे जाके प्रोटीन में एक्सप्रेस होंगे। तो प्रोटीन जब बनाएंगे तो उनको जो राइबोसोम लगेगा, वो राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? उनका घर कहाँ पे है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में बन गए राइबोसोम, आ गए बाहर और कह रहे कि हाँ क्रोमैटिन में रेडी हो, चलो प्रोटीन बनाते, चलो प्रोटीन बनाते हैं। समझ रहे हो? अगर आप भी, हाँ तिलक सेज गॉट इट, बाकी सेज क्या गॉट इट? अब चलो आगे। इट कंसिस्ट ऑफ लार्जली आरएनए एंड प्रोटीन। मीन्स अगर ये न्यूक्लियोलस का इतना बड़ा बॉल है यार, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे जो बॉल बता रही हूँ आपको, ये वाला, ये बॉल में क्या क्या भरा हुआ है? इस बॉल में भरा है आपका डीएनए, इस बॉल में भरा है आरएनए और इसमें है प्रोटीन, जो कि आगे जाके किस में कन्वर्ट होंगे? राइबोसोम में। बट डीएनए कौन सा है? देखो यहाँ पे डीएनए कौन सा है? न्यूक्लियोलस कंटेन डीएनए, बट जो कि आगे जाके प्रिकर्सर आरएनए बनाएगा। किसके लिए प्रिकर्सर आरएनए? प्रिकर्सर आरएनए मींस राइबोसोम को फॉर्म करने के लिए बना हुआ आरएनए। क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, डीएनए है किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। वो न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन है, वो जीन आगे जाके आरएनए में कन्वर्ट होगा और ये आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन को हम कहेंगे बेसिकली राइबोसोम। यस, राइबोसोम। थोड़ा सा आरएनए भी मिक्स हो जाएगा उसमें, तो कंप्लीटली हम राइबोसोम कहते हैं एंटिटी को। कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो राइबोसोम प्लस थोड़े से आरएनए, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेसिकली राइबोसोम इज व्हाट? प्रोटीन। कंफ्यूजन हो रहा है? सिर्फ राइबोसोम इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इतना याद रखो, इतना ही काफी है आपकी। राइबोसोम इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बनाने के लिए इसका तो कोई पुराना कोई पहले का कोई एक स्टेप चाहिए ना। ये किससे बना? आरएनए से बना। तो आरएनए इज अ अर्लियर थिंग विच फॉर्म दैट प्रोटीन। जो अर्लियर थिंग रहती है उसको हम क्या कहते हैं? जो बनाने वाली रहती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिकर्सर।
जो बनाती है किसी आगे वाले को। प्रोटीन को कौन बना रहा है? ये आरएनए। तो ये आरएनए क्या हो गया उसके लिए? प्रिकर्सर हो गया, बाकी कुछ नहीं है। न्यूक्लियोलस कंटेन अ डीएनए, न्यूक्लियोलस कंटेन अ डीएनए which produce precursor RNA that involve in formation of ribosome.